आप सभी का वायु क्लासेज में स्वागत है। और अभी तक हम लोग 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ जो वायु क्लासेस का जो सफ़र शुरू हुआ था वो पहुंच चुका है कहाँ तक? 1919 ईस्वी तक। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 ईस्वी में सूरत की फूट, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था सूरत में, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य दो दलों में विभाजित हो गए थे, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। इसके बारे में हम लोगों ने जाना। तत्पश्चात 1907 ईस्वी की सूरत फूट के बाद उसके बाद हम लोग पढ़े हैं दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार लगा था 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। इसमें बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा होती है और क्या होता है, एक महत्वपूर्ण चीज होता है क्या राजधानी का स्थानांतरण कोलकाता से दिल्ली हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़े हैं। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़े हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे 1919 ईस्वी का ही एक महत्वपूर्ण आंदोलन। वो कौन सा था? खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन के पीछे की पृष्ठभूमि यह है कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 ईस्वी में शुरू होता है और 1918 ईस्वी में समाप्त होता है। तत्पश्चात ब्रिटेन और तुर्की के बीच सेवर्स की संधि होती है। उस संधि में ब्रिटेन द्वारा तुर्की के मुसलमानों के साथ और तुर्की राष्ट्र के साथ काफी कठोरतापूर्ण संधि या शर्तें लागू की जाती है। उसमें तुर्की के मुसलमान की यह आशा थी कि वो जो है मुसलमानों का धर्मगुरु खलीफा उसका जो क्षेत्र होता है उसके क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करे, दखल अंदाजी नहीं करे। लेकिन उसका जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को भी ब्रिटेन जो है वो सीमित करने का प्रयास करता है। इसीलिए तुर्की ही नहीं, विश्व भर के मुसलमान उस संधि का विरोध करते हैं और तुर्की का समर्थन करते हैं। और इसलिए भारत में भी एक आंदोलन शुरू होता है। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। कब शुरू होता है? 1919 ईस्वी में तुर्की और ब्रिटेन की संधि के पश्चात। ठीक है। यहां तक आप लोग समझ चुके हैं। तो जैसा कि हम बोर्ड पे लिख चुके हैं उससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उसे आप समझ लेंगे कि खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में शुरू होता है, 22 ईस्वी तक चलता है। ठीक है। यह सेवर्स की संधि होती है। सेवर्स की संधि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सेवर्स की संधि तुर्की और ब्रिटेन के बीच होती है। सेवर्स की संधि ब्रिटेन और तुर्की के बीच प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होता है। खलीफा मतलब क्या जानते हैं हम लोग खलीफा के बारे में? तो विश्व भर के मुसलमानों का धर्मगुरु होता है खलीफा। तो होता कौन है? तुर्की का सुल्तान। तुर्की के सुल्तान को खलीफा कहा जाता था और वो क्या होता था? विश्व भर के मुसलमानों का धर्मगुरु कहलाता था। ठीक। अब कुछ पंक्तियों में हम खिलाफत आंदोलन एक तरह से परिभाषा समझ लेंगे। ठीक। खिलाफत आंदोलन ब्रिटिश सरकार पर तुर्की के साथ की जाने वाली संधियों में न्यायोचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दबाव डालने के उद्देश्य से भारतीय मुसलमानों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर जिस आंदोलन का सूत्रपात किया उसे हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। क्या मतलब?
मतलब यह कि सेवर्स की संधि में जो ब्रिटेन जो है तुर्की पे जो दबाव बनाता है, उस दबाव को कम करने के लिए भारतीय मुसलमानों का एक बहुसंख्यक वर्ग जो खिलाफत आंदोलन करता है कि आप जो है तुर्की के धर्मगुरु के अधिकार को मत छीनिए, उसको अपने जो पहले से अधिकार उसका था उसे बरकरार रखिए। ठीक है, तो इस आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भारत में किसने किया? तो आप अली बंधु का नाम सुने होंगे। अली बंधु के नाम से वे जाने जाते थे, अली बंधु। इस आंदोलन को संगठित करने का श्रेय अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली को जाता है। अली बंधुओं कौन कौन से थे? मोहम्मद अली और शौकत अली को खिलाफत आंदोलन को संगठित करने का श्रेय जाता है। इसके बाद आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगे अब क्या क्या थी उसके बारे में हम जान लेते हैं। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगे थी विघटित ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी पवित्र इस्लामी स्थान खलीफा के नियंत्रण में बने रहे। मतलब जो ओटोमन साम्राज्य था उसके अंतर्गत जो इस्लामिक जो स्थान थे, धार्मिक स्थान, वो धर्मगुरु के अधीन वो बने रहे। ठीक है, खलीफा के अधीन वो बने रहे। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट था कि जजीरात उल अरब। अब जजीरात उल अरब क्या है? जजीरात उल अरब अर्थात अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन। अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन को हम जजीरात उल अरब के नाम से जानते हैं। तो अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन खलीफा के संप्रभुता के अधीन रहे। इस पर किसी और का अधिकार नहीं हो, इस पर ब्रिटेन का अधिकार नहीं हो या किसी और का अधिकार नहीं हो। इस पर किसका अधिकार रहे? खलीफा का अधिकार बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट, आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में नेक्स्ट पॉइंट है खलीफा के पास इतना क्षेत्र हो कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बन सके। कहने का मतलब है कि खलीफा के पास इतना अधिकार हो कि वह पूरे विश्व भर के मुसलमानों का इस्लाम धर्म में आस्था को बरकरार रख सके। और इन महत्वपूर्ण मांगों का समर्थन भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दो महत्वपूर्ण दल, दोनों ने किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इन मांगों का समर्थन किया। इस तरह खिलाफत आंदोलन का जो महत्वपूर्ण मांग था उसके लिए भारत में आंदोलन हुआ। अभी हम लोग 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन होता है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है? 1920 ईस्वी में शुरू होता है और कब तक चलता है? 1922 ईस्वी तक चलता है। तो असहयोग आंदोलन का कार्यकाल 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो हम जानते हैं महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी जिन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने क्यों की?
असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी को विभिन्न कारणों से करना पड़ा। तो आखिर वो कौन सा कारण था जो महात्मा गांधी अंग्रेजों के समर्थक थे और वो अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं? जरा हम इसके बारे में जान लेंगे। जब महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, उस समय की परिस्थिति क्या थी? उस समय की परिस्थिति यह थी, 1914 ईस्वी में ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ। तो जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं 1915 में, तो भारत में भी उस प्रथम विश्व युद्ध का स्पष्ट असर दिखने को मिलता है। और चूंकि भारत में क्या है? भारत में अंग्रेजों का शासन। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं तो वो अंग्रेजों के हितैषी बनकर आते हैं। वो भारतीयों से यह अपील करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में हम लोग अंग्रेजों का समर्थन करेंगे। उनकी अपील का असर भी होता है और महात्मा गांधी अंग्रेजों से यह अपेक्षा करते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो अंग्रेज भी हमारे प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करेंगे और हमें स्वराज्य दे देंगे। इस उम्मीद से महात्मा गांधी ने पूरे भारतीयों से अपील किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम लोग अंग्रेजों का समर्थन करें, हम लोग ब्रिटेन का समर्थन करें। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 ईस्वी से शुरू होकर 1918 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। उसके बाद महात्मा गांधी यह आशा करते हैं कि हम लोगों को स्वराज दिया जाएगा। लेकिन होता क्या है? ऐसा हम सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त होता है। उसके बाद 1919 ईस्वी में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। वो कौन कौन सी घटना थी जिसका हम पिछले क्लास में जिक्र कर चुके हैं और आप लोग पढ़ चुके हैं? वो थी 1919 ईस्वी का रॉलेट एक्ट, जिसे हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं। उस कानून के तहत क्या प्रावधान किया गया था? नो अपील, नो वकील, नो दलील। डायरेक्ट जिस पे अंग्रेजों को शक हो, जिस भारतीयों पे कि वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, उसे उठाइए और जेल में डाल दीजिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करते हैं इस आशा के साथ कि जब विश्व युद्ध समाप्त होगा तो हमें स्वराज मिलेगा, हमें अपने देश में शासन करने का अधिकार मिलेगा, हम स्वतंत्र होंगे। लेकिन बदले में क्या होता है? रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून पारित होता है। और यही नहीं, इस कानून के तहत ही उस डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी होती है। और उसके बाद जब जलियांवाला बाग में भारतीय स्वतंत्रता प्रेमी इकट्ठा होते हैं और यह जो गिरफ्तारी होती है उसके विरोध का निर्णय लेते हैं, तो उस समय अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर क्या करता है? वहां पहुंचता है और गोली चलवा देता है, जिसमें हजारों हजार की संख्या में हमारे भारतीय लोग शहीद हो जाते हैं और बहुत सारे लोग जो है घायल हो जाते हैं। तो इतना जो है दुर्दान अंग्रेजों द्वारा किया जाता है, इतना, इसको कहें दुस्साहस, इसको हम कहेंगे अत्याचार, इतना अत्याचार। जिस अंग्रेजों का हम लोगों ने प्रथम विश्व में समर्थन किया, उस अंग्रेज ने हमारे ऊपर इतना बड़ा अत्याचार किया। तो इन घटना से क्या होता है? महात्मा गांधी काफी द्रवित हो जाते हैं, काफी दुखी हो जाते हैं। तत्पश्चात वे निर्णय लेते हैं कि अब हम अंग्रेजों का समर्थन नहीं करेंगे और उनका अंग्रेजों का समर्थन, उनकी जितनी विदेशी वस्तुएं हैं सभी का विरोध करेंगे, सभी का त्याग करेंगे
और हम जो है स्वदेशी अपनाएंगे, अपने देश में निर्मित सभी वस्तुओं का उपभोग करेंगे और जो जिस वस्तु की आवश्यकता है उसका हम निर्माण करेंगे। और इसी उद्देश्य के साथ महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया। उसका दो मुख्य असहयोग आंदोलन का दो ही मुख्य समझिए कि ये था, विचारधारा था कि क्या, एक बहिष्कार और दूसरा स्वदेशी। एक अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना, अंग्रेजों का बहिष्कार करना, और दूसरा स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना, स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण करना। और महात्मा गांधी यह बोलते हैं और अपनी पत्रिका यंग इंडिया में यह दावा करते हैं, लिखते हैं कि यदि यह आंदोलन सही ढंग से चला तो 1 वर्ष में हम भारत को आजादी दिला देंगे। और संभवतः ऐसा ही कुछ होता है। इसी उनका जो सोच था उसी के अनुसार यह आंदोलन की शुरुआत होती है। यह आंदोलन जो है, और इस आंदोलन में यह प्रथम ऐसा आंदोलन हम कह सकते हैं कि जिसमें हमारे समाज के सभी वर्ग शामिल होते हैं। वो पूंजीपति वर्ग हो, वो मजदूर वर्ग हो, वो मध्यम वर्ग हो, वो महिला हो, सभी यह आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में शामिल होते हैं। और यह आंदोलन बहुत स्पीड से, बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक जगह पे एक घटना घट जाती है, एक हिंसात्मक घटना घट जाती है, जिसके कारण महात्मा गांधी का आंदोलन वापस ले लेते हैं। चूंकि महात्मा गांधी का यह सख्त निर्देश था कि इस आंदोलन में कोई भी व्यक्ति हिंसा नहीं करेगा, हम शांतिपूर्ण तरीके से जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी के निर्माण का प्रयास करेंगे, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे। लेकिन परिस्थितिवश ऐसा हो जाता है, चौरी चौरा नामक घटना घट जाती है और महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस बोर्ड पे हमने लिख दिया है। जैसे असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी से शुरू होता है और 1922 ईस्वी तक चलता है। यह जो है प्रारंभ कब होता है? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को यह आंदोलन प्रारंभ होता है। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को किसके द्वारा प्रारंभ होता है? इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। यह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जाता है। नोट में है, कुछ आप नोट कर लेंगे और समझ लेंगे कि गांधी जी के असहयोग के प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्वीकृति कब मिली थी? सितंबर 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में मिली थी। चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय एक ऐसी संस्था थी जो लगभग सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती थी। महात्मा गांधी भी उससे जुड़े हुए थे और हर साल उसकी बैठक हुआ करती थी। लेकिन लेकिन सितंबर में उसका विशेष अधिवेशन बुलाकर और इस असहयोग आंदोलन को चलाने की अनुमति लिया जाता है ताकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी सदस्य इस आंदोलन से जुड़े और उसका समर्थन करें। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में इसकी स्वीकृति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा दी जाती है। असहयोग की महत्ता के बारे में गांधी जी ने अपनी पत्रिका, गांधी जी की पत्रिका यंग इंडिया, न्यू इंडिया किसकी पत्रिका हम बताए थे आप लोगों को पिछले क्लास में? एनी बेसेंट। न्यू इंडिया है
एनी बेसेंट की, और यंग इंडिया है महात्मा गांधी की। तो गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में लिखा है कि यह आंदोलन यदि सही रूप से चलता है तो भारत 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्त कर लेगा। महात्मा गांधी ने यह दावा किया, क्योंकि वो अंग्रेजों से काफी खफा थे, काफी गुस्से में थे। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का समर्थन किए थे, पूरे भारतीयों से समर्थन करवाए थे। अब परिणाम स्वरूप क्या मिला उनको? रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून मिला, जलिया बाग जैसा नरसंहार मिला। इस कारण वो काफी अंग्रेजों से दुखी थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव जो है कांग्रेस से अनुमति लिया और असहयोग आंदोलन शुरू किया। और उन्होंने यह दावा किया कि यदि यह आंदोलन 1 वर्ष तक सही ढंग से चला तो भारत को 1 वर्ष के अंदर आजादी मिल जाएगी। ठीक है। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम अब आते हैं। असहयोग आंदोलन के क्या क्या कार्यक्रम थे? तो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत 2 प्रकार के कार्यक्रम अपनाए गए। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत कितने प्रकार के कार्यक्रम अपनाए गए? 2 प्रकार के कार्यक्रम अपनाए गए। कौन कौन से कार्यक्रम? एक बहिष्कार और दूसरा स्वदेशी। एक जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और दूसरा स्वदेशी वस्तुओं की को अपनाना। अब बहिष्कार के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसे हम नोट कर लेंगे। तो बहिष्कार, लेकिन किस किस चीज का बहिष्कार हम लोग करेंगे? तो बहिष्कार सर्वप्रथम सरकारी उपाधियों एवं पदों का त्याग करना है। सरकार के द्वारा जो उपाधि दी गई है उसे हमें वापस कर देना है, उसका त्याग कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय संस्थाओं से त्याग पत्र। जो भी लोग ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो भी स्थानीय संस्था में कार्यरत है, जिस पद पे हैं, उससे त्याग पत्र दे देना। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी दरबारों, उत्सवों एवं समारोहों का बहिष्कार। सरकार के द्वारा जो जो उत्सव वगैरह मनाया जाता है, जो समारोह मनाया जाता है, उन सब का क्या करेंगे? हम लोग बहिष्कार करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार। हम लोग ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार करेंगे। हम लोग स्वनिर्मित स्कूल और कॉलेज बनाएंगे और उसमें हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। विदेशी वस्त्रों एवं अन्य वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी वस्त्र जितने हैं उसका बहिष्कार करेंगे। उसके साथ साथ जितनी विदेशी वस्तुएं हैं उन सभी का हम लोग बहिष्कार करेंगे। यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो अदालत संचालित हो रही थी उस समय, उस अदालत का भी हम बहिष्कार करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है 1920 में होने वाले, नेक्स्ट पॉइंट बहिष्कार का, 1920 में होने वाले चुनाव का बहिष्कार। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेसोपोटामिया युद्ध में सेना में भर्ती होने से इनकार। असहयोग आंदोलन के ये कुछ बहिष्कार के मुख्य बिंदु थे। जैसे 1920 में होने वाले चुनाव का बहिष्कार, वो अंग्रेजी सरकार जो है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अधिकार देती थी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बताया था, अभी हम 1909 के अधिनियम के बारे में नहीं बताए हैं आप लोगों को, फिर 1900 बताएंगे, फिर सिस्टमेटिक ढंग से एक बार बताएंगे आप लोगों को 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 ईस्वी का अधिनियम। तो 1909 का अधिनियम आया, उसमें कुछ अधिकार मिले। फिर उसके बाद 10 साल बाद उन्होंने यह अंग्रेजों ने कहा कि हम फिर समीक्षा करेंगे और उसके अनुसार फिर देखेंगे कि आप किस लायक हुए हैं और तब आपको फिर जो अधिकार में बढ़ोतरी किया जाएगा। तो फिर 1919 ईस्वी का अधिनियम आया और उसी के तहत जो है फिर ये चुनाव होने वाला था, 1920 में चुनाव होने वाला था। तो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत, असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ तो उसके अंतर्गत बहिष्कार का जो प्रावधान किया गया, उसमें महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, हम 1920 में होने वाले चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। और इसके साथ साथ मेसोपोटामिया में जो युद्ध चल रहा था उसमें भारतीय सैनिक को जो शामिल किया जाना था, वो भारतीय सैनिक उसमें शामिल नहीं होंगे, उसमें भर्ती से इनकार कर देंगे, क्योंकि जबरन वो जो है
उठा के सेना में भर्ती कर देते थे अंग्रेज। तो इस भर्ती से भी इनकार करने का प्रावधान असहयोग आंदोलन के अंतर्गत किया गया कि हम ऐसा करेंगे, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत करेंगे। और इसके बाद जैसे बहिष्कार था, दूसरा था स्वदेशी, स्वदेशी को अपनाना। ठीक है, स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण करेंगे, स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण करेंगे, है ना। स्वदेशी स्कूल, कॉलेज, अदालत ये सब स्थापित करेंगे। तो उसके अंदर स्वदेशी की नीति जो है उसके अंतर्गत था दूसरे प्रकार के कार्यक्रम। स्वदेशी मतलब एक बहिष्कार और दूसरा स्वदेशी। तो दूसरे प्रकार के कार्यक्रम रचनात्मक कार्यक्रम की श्रेणी में आते हैं। दूसरे प्रकार के कार्यक्रम रचनात्मक कार्यक्रम की श्रेणी में आते हैं। इसके तहत स्वदेशी को प्रोत्साहन देने और सामाजिक सुधार के कार्यक्रम रखे गए। दूसरे प्रकार के कार्यक्रम किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं? रचनात्मक कार्यक्रम की श्रेणी में आते हैं। इसके तहत स्वदेशी को प्रोत्साहन और सामाजिक सुधार जैसे कार्यक्रम को रखा गया। जैसे चरखा एवं कताई बुनाई का प्रचार करना, रचनात्मक कार्यक्रम के अंदर चरखा एवं कताई बुनाई का प्रचार करना। ठीक है, राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित करना। राष्ट्रीय विद्यालय हम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, हम अपना स्वतः विद्यालय जो है स्थापित करेंगे और उसमें हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित करना। नेक्स्ट पॉइंट है स्वयं सेवकों का दल। स्वयं सेवकों का दल तैयार करना मतलब हम अपना एक संगठन बनाएंगे, हम अपना एक दल बनाएंगे जिसमें भारतीय उसके सदस्य होंगे, है ना, और वो भारतीय समाज के लिए कार्य करेंगे इस तरह। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका तिलक स्वराज कोष में 1 करोड़ रुपया जमा करना। तिलक स्वराज एक कोष बनाया गया और यह टारगेट फिक्स किया गया कि उसमें 1 करोड़ रुपया हम लोग जमा करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। अंग्रेजों की तो शुरू से नीति थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो, और इस नीति में वह समझिए कि जाते जाते तक सफल हो गए, है ना। कैसे यहाँ रहे तो लड़ा के शासन कर भी किए, और जाने के समय भी भारत का विभाजन करके गए हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। तो हिंदू मुस्लिम, तो यह असहयोग आंदोलन के अंदर यह तय किया गया कि नहीं हम लोग जो है हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा को और आगे बढ़ाएंगे तथा छुआछूत की भावना को मिटाएंगे। छुआछूत जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो भेदभाव करता है, जो उस सब भावना को मिटाएंगे, है ना। इस तरह असहयोग आंदोलन के दो मुख्य पॉइंट जो थे, एक बहिष्कार और दूसरा स्वदेशी, उसके मुख्य बिंदु को हमने बता दिया, हमने बोर्ड पर नोट कर दिया, जिसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और ताकि जब भी समय मिले तो उसका रिवीजन करेंगे। इसके बाद क्या था, जैसे बहिष्कार था, तो बहिष्कार के अंतर्गत क्या क्या हुआ। बहिष्कार के अंदर सर्वप्रथम जो है उपाधि वापस करने की वाली बात थी। तो अंग्रेजों के द्वारा, जैसे महात्मा गांधी प्रथम विश्व युद्ध में जो अंग्रेजों का समर्थन किए थे, तो उससे खुश होकर अंग्रेज इतना खुश हुआ, ये कुछ चाहते थे कि नहीं भारतीयों को स्वशासन मिले, स्वराज मिले, और वो खुश होकर क्या किया, केसर हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को एक तमगा जो है उनको पहना दिया, कि केसर हिंद की उपाधि से उनको सम्मानित किया। ठीक है, क्या महात्मा गांधी सम्मानित से खुश हो गए? नहीं, क्योंकि वो क्या चाहते थे, भारत की आजादी, भारत को स्वशासन, भारत को स्वराज। मिला? नहीं मिला। क्या मिला? रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून। क्या मिला? जलियांवाला जैसा हत्याकांड। तो सर्वप्रथम उन्होंने ये उपाधि वापस के अंतर्गत कैसर ए हिंद, जो अंग्रेजों द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी द्वारा कैसर ए हिंद की उपाधि वापस। इसके बाद राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। किसको दी गई थी? सेठ जमनालाल बजाज को।
सेठ जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, जिसे उन्होंने वापस किया। इसके बाद मोतीलाल नेहरू, देश बंधु चित्तरंजन दास, ये सब क्या थे? वो पेशे से वकील थे, और इन्होंने क्या किया? वकालत, अंग्रेजी वकालत का, अंग्रेज का जो अदालत था उसका बहिष्कार किया, वहां जाना बंद कर दिया। मतलब शिक्षक, व्याख्याता, ये स्कूल और कॉलेज, अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार किया, वहां इन्होंने जाना बंद कर दिया। विदेशी वस्तुओं और वस्त्रों की क्या किए? होली जलाई गई, और स्वदेशी वस्तु और वस्त्रों को अपनाया गया। इस ढंग से असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम जो है बहिष्कार और स्वदेशी, उसके मुख्य मुख्य बिंदु पे हम लोग चर्चा कर लिए, और उसे हम आशा करते हैं कि आप अपने नोटबुक में भी नोट कर लिए होंगे, और इससे संबंधित और कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसे हम अभी तुरंत आप लोगों को बता रहे हैं। इस प्रकार हम आंदोलन की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। असहयोग आंदोलन की जो रूपरेखा थी, जो आंदोलन का मुख्य मुख्य बिंदु सब था आंदोलन से संबंधित, उसके बारे में हमने जाना। और इसके बाद आंदोलन की समाप्ति, वो आंदोलन की समाप्ति क्यों होती है? आंदोलन की समाप्ति का सबसे बड़ा कारण था कि महात्मा गांधी ने यह शर्त निर्देश दिया था कि हमारा जो आंदोलन होगा वो अहिंसात्मक होगा। और हुआ क्या, अचानक परिस्थितिवश एक ऐसी हिंसात्मक घटना घटी। वो क्या घटना थी? वो घटना थी कि उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है, जो बिहार से सटा हुआ पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, उसके गोरखपुर जिला के चौड़ी चौड़ा नामक स्थान पर हमारे जो आंदोलनकारी थे वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तो वहाँ की पुलिस ने आंदोलनकारियों को आगे बढ़ने से रोकना चाहा। भीड़ जो है आक्रोशवश चौड़ी चौड़ा नामक जगह पे जो थाना था उसमें आग लगा दिया। तत्पश्चात घटना क्या घटी? एक थानेदार तथा 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से गांधी जी एकदम स्तब्ध रह गए। ये हमने क्या दिशा निर्देश दिया था और यह क्या हो गया? काफी आश्चर्यचकित रह गए, और साथ ही साथ वो काफी दुखी हुए, और उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब हम आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और उन्होंने 10 फरवरी 1922 को आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की, और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन को वापस ले लिया। अब इस घटना से उस समय के जो बड़े नेता थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, वो काफी दुखी हुए। उन्होंने कहा, कन्याकुमारी उनका स्टेटमेंट था, यह स्टेटमेंट एग्जाम में आता है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, और दिमाग में रखने की चीज है। चूंकि जब तक किसी घटना के बारे में हम विस्तार पूर्वक नहीं जानेंगे तो फिर एग्जामिनेशन में सिर्फ टू द पॉइंट आएगा तो हम बता सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन जो है डीपली अंदर से आता है तो फिर हम उसको नहीं सॉल्व कर पाते हैं, और बच्चे जो हैं वो फिर कहते हैं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन था, बहुत अंदर से था। तो यह जानना जरूरी है कि हाँ, उस घटना से संबंधित किसने क्या स्टेटमेंट दिया। तो मोतीलाल नेहरू का कहना था कि यदि कन्याकुमारी के एक गांव ने अगर अहिंसा का पालन नहीं किया तो उसकी सजा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए। उनका भी कहना सही था, लेकिन गांधी जी जो अपने आंदोलन की जो रूपरेखा, जो रणनीति तैयार किए थे, वो उस पर आगे बढ़ना चाहते थे। फिर इस घटना से सुभाष चंद्र बोस भी काफी दुखी होते हैं, और उन्होंने कहा, सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि ठीक उस समय, मतलब आंदोलन तो 20 से शुरू हुआ
और यह घटना है 5 फरवरी 1922 की। तो इतने दिनों में आंदोलन काफी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। अंग्रेज जो है एकदम छटपटा रहे थे और आंदोलन में सभी वर्गों का समर्थन था। सभी वर्ग इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। तो ठीक उस समय सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ठीक उस समय जबकि जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था, वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं। जब पब्लिक पूरा आंदोलन का समर्थन कर रही थी जोशो खरोश के साथ, और उस समय अचानक से आंदोलन को रोक देना, स्थगित कर देना, वो किसी राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं। इस तरह इस घटना से जो समय के बड़े नेता सब थे वो काफी दुखी होते हैं। और इसी घटना के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू एक अपना अलग पार्टी बनाते हैं। उस पार्टी को हम लोग स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बताएंगे स्वराज पार्टी के बारे में। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि हमने जो आज की क्लास में 2 टॉपिक, एक खिलाफत आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन, जिसे अच्छे ढंग से समझाया और उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसे हमने बोर्ड पर लिखकर आपको बताया। तो यह उम्मीद करते हैं कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। और इसी के साथ यह भी उम्मीद करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम भी जो है इस कारवां को और दिल से आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।